Very good morning students, welcome to the class. Today we will start with the third chapter in your geography book, that is water resources, जल संसाधन. ठीक है, जिसमें हम वाटर को एज अ रिसोर्स स्टडी करेंगे. ठीक है, सेकेंड चैप्टर में हमने वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में स्टडी किया था कि किस तरीके से कितनी सारी जो प्रजातियां हैं, चाहे वो पौधों की है, वनस्पति की, जीव जंतुओं की, या फिर पानी में रहने वाले जीवों की, जानवरों की, पक्षियों की, वो किस तरीके से विलुप्त होती जा रही है और काफ़ी सारी जो है एक्सटिंक्ट हो भी चुकी हैं. ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में हमने वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था. थर्ड चैप्टर में हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. सो ओपन योर ज्योग्राफी बुक, पेज नंबर 25. एक डायलॉग्स है दो स्टूडेंट्स के बीच में, तो बच्चों के बीच में उससे स्टार्ट करते हैं. पिंकी, क्या तुमने टीवी पर उड़ीसा में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाया है. रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहाली हो गई. हाँ चिंटू, मैंने देखा. क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है. हम पानी के बिना क्या करेंगे. मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है. क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है. कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की गई बिजली से चलता है. अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था. देखो, छोटे से डायलॉग्स में ही दोनों के वाटर की कितनी ज़्यादा आपको यूसेज और इम्पोर्टेंस दोनों ही बता दी गई है. ठीक है, कि पानी किस तरीके से हमारे लिए हमें जीवन दे भी सकता है और हमारा जीवन ले भी सकता है बाढ़ के फॉर्म में. ठीक है, कि किस तरीके से जैसे बाढ़ आई है उड़ीसा में और उसने किस तरीके से तबाही मचाई है. तो पानी क्या है, एक हमारा जीवन देने वाला सोर्स भी है और जीवन लेने वाला सोर्स भी है. दूसरी तरफ पिंकी ने क्या बताया कि पानी के अलग अलग यूसेज क्या क्या है. घरों में जो आप पानी यूज़ करते हैं उसके अलावा जैसे पिंकी ने बताया कि कारखाने में उसके फादर की जो फैक्ट्री है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन जो है पानी की हेल्प से किया जाता है, यानी कि उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. दूसरा, मशीनों को ठंडा करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है ना. तो ये अलग अलग यूसेज हो गए. और जो कारखाने में जो बिजली चलाई जाती है वो भी कहाँ से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है, यानी कि जो डैम्स बने हुए हैं, पानी के जो बांध बनते हैं, उनसे बिजली जो पैदा होती है उससे भी जो है उसे भी फैक्ट्रीज में यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, तो कितने सारे जो यूसेज हैं पानी के, है ना. तो इसीलिए कह रहे हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे सिविलाइजेशन नदियों के किनारे ही बसती थी. क्यों? क्योंकि पानी हमारे जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रिसोर्स है. ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें से प्रयोग में लाए जाने योग्य अल्वणीय जल का अनुपात बहुत कम है. यानी कि खारा पानी का सोर्सेस तो बहुत है, लेकिन साफ पानी, शुद्ध पानी, जो पीने लायक पानी, इस्तेमाल करने लायक पानी, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है. ये आप सबको पता है. यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीनीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है. सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीनीकरण सुनिश्चित होता है. बारिश होती है तो क्या होता है, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ओशंस हैं, ये सब फिल हो जाते हैं. रिवर्स और पॉन्ड्स ये सब क्या है, फ्रेश वाटर के सोर्सेज है. जब ये बारिश होती है तो ये रिसोर्सेज फुल हो जाते हैं. दूसरा, जब बारिश होती है तो वो पानी जमीन में भी जाता है, तो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसमें भी इजाफा होता है. ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है. उसके बाद हम नदियों का पानी यूज़ करते हैं, वापस से बारिश होती है, फिर से पानी फिल हो जाता है. ठीक है, तो एक क्या है, ये एक नवीनीकरण योग्य एक रिसोर्स है आपका. आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है. ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे. रीज़न क्या है, सिंपल सा रीज़न है, पीने योग्य पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं है. 3/4 भाग भले ही पानी से ढका हुआ है, लेकिन वो पानी यूज़ करने लायक तो नहीं है. समुद्र का पानी तो आप पी नहीं सकते, बहुत खारा है ना. तो क्या है, जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज है, या तो बर्फ़ के फॉर्म में वो जमा हुआ है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, ठीक है, बारिश के फॉर्म में हमें मिलता है, या फिर नदियों के फॉर्म में, जो कि बहुत ही छोटे से एक परसेंटेज है यूज़ करने लायक पानी.
ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि अगर पानी को प्रूडेंटली आपने यूज़ नहीं किया और इसी तरीके से पानी का जो है यूज़ होता रहा, वेस्टेज होता रहा और पानी प्रदूषित होता रहा, तो क्या होगा, इसमें बताया 2025 तक 20 करोड़ लोग जल की कमी को फेस कर रहे होंगे। ठीक है। अब जल से जुड़े हुए कुछ तथ्यों और आंकड़ों को देख लेते हैं। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। ठीक है। जितना भी पानी है उसका 96.5 तो महासागरों में, ओशंस में ही पाया जाता है। ओशन का पानी कैसा है, खारा पानी है। और केवल 2.5% अलवणीय जल है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है। यानी कि जो फ्रेश वाटर है जो यूज़ कर सकते हैं उसका भी 70% तो बर्फ के फॉर्म में ही जमा हुआ है। जो आपके पोल्स है ना वहाँ पे जमा हुआ है, आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल में, ग्रीनलैंड में या फिर पहाड़ों पे। ठीक है। जबकि 30% से थोड़ा सा कम भूजल के जल वृत्त के रूप में पाया जाता है। यानी कि बाकी का 30% से थोड़ा सा कम हिस्सा जो जमीन के अंदर पाया जाता है। भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान है। भारत में कुल नवीनीकरण योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। यानी कि इतने रिसोर्सेज को हम नवीनीकरण योग्य मान सकते हैं। भविष्यवाणी है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी को महसूस करेगा। यानी कि वर्ल्ड के दूसरे जगह ऐसे नहीं है जहाँ पे नदियाँ या झील, तालाब ये सब कम है, वहीं पे पानी की कमी होगी, बल्कि इंडिया में भी जो है पानी की कमी, आपको पता ही है पानी की कमी ऑलरेडी बहुत सारी सिटीज़ में, स्टेट्स में हम फेस कर ही रहे हैं। तो आगे चल के इंडिया में भी बहुत बड़ी पानी की स्केर्सिटी की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं हम। ठीक है। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों हमें ज़रूरी है। देखो पहली चीज़ तो आपको समझ में आएगी, जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम है। ठीक है। यूज़ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है पानी को, लेकिन अवेलेबल रिसोर्स जो है वो बहुत ही कम है। भले ही ये नवीनीकरण योग्य है, लेकिन एक्चुअल में जितने धरती पे लोग हैं, जितनी आबादी है और जितने उनके यूज़ हैं पानी के, उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम हिस्सा पानी का अवेलेबल है। ठीक है। जल के विशाल भंडार और इसके नवीनीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पानी की कमी है तो हमें लगता है सिर्फ वहीं होती होगी पानी की कमी जहाँ पे या तो रेगिस्तान का एरिया है या फिर जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारनों के चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। देखो कारण क्या है, ये तो देखो एक फैक्ट है ही कि जो मरुस्थलीय रीजन होते हैं, आपके रेगिस्तानी रीजन होते हैं, जहाँ पे बारिश नहीं होती है, कम वर्षा वाले क्षेत्र है, वहाँ तो पानी की कमी होती ही होती है। लेकिन जिस स्केर्सिटी की यहाँ पे बात की जा रही है उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब पानी का अत्यधिक दोहन कर लिया जाता है, ओवर यूटिलाइजेशन जब होता है, तो क्या होता है, हर जगह पानी की कमी आपको फेस करनी पड़ेगी। चाहे आपके घर में आपके आसपास खूब वर्षा होती है, लेकिन हर चीज़ एज इट इज़ वाटर तो नहीं, आपको पीने लायक पानी भी तो चाहिए ना, साफ पानी भी तो चाहिए ना। तो पहला कारण ये है कि अगर आपके आसपास पानी है भी, लेकिन अगर वो पॉल्यूटेड पानी है कि आपके ड्रेनेज सिस्टम सपोज खराब है, नदियों का पानी गंदा है, फैक्ट्रीज का कूड़ा कचरा पानी में जा रहा है नदियों में, तो पीने लायक पानी आपको नहीं मिलेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में पानी आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ लोगों को तो नियमित रूप से मिल जाता है, जहाँ सपोज करो कि जिन्होंने सबमर्सिबल लगवा रखे हैं वो लोग तो खूब दोहन करते हैं, पानी का वेस्ट भी करते हैं। और कभी कभी आपने भी देखा होगा कि जहाँ पे पानी की सप्लाई आती है, 2 दिन सप्लाई पानी की ना आए तो उनको स्केर्सिटी लगती है पानी की, लेकिन जैसे ही पानी की सप्लाई आती है तो वो ऐसे वेस्ट करना शुरू कर देते हैं पानी को कि उनको कोई वैल्यू ही नहीं है पानी की। तो ये चीज़ जो है
क्या बनती है आगे चल के, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की जो दुर्लभता है उसको जन्म देती है। ठीक है, नीचे देखो आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं। एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देखो इजराइल में कितनी कम बारिश होती है लेकिन फिर भी वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ इतनी बारिश होती है फिर भी हमें पानी की कमी फेस करनी पड़ती है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, यानी कि हमने प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं कर रखा है। जैसे ही बारिश होती है, अब सपोज करो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप सबने सुना होगा कि लोग छतों पे पानी को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको यूज़ करते हैं, लेकिन जब बारिश होती है आपने देखा है अपने आसपास भी आप कि किसी ने पानी को स्टोर किया है, वो पानी बारिश का ऐसे ही बह के चला जाता है, नालों में बह जाता है, नदियों में बह जाता है, नदियों से सीधा समुद्र में, और समुद्र में पानी क्या हो जाता है, मिल के खारा पानी हो जाता है। तो जो फ्रेश वाटर है वो फिर से खारा पानी बन जाता है। तो क्या है, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो तो आपके यहाँ कितनी भी अच्छी वर्षा होती हो, आपके यहाँ पानी की स्केर्सिटी की प्रॉब्लम आप फेस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये ही मूल कारण है। देखो ये कहते हैं कि नदी नालों का पानी जो है तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। ठीक है, जब बारिश हो रही है तो हमें पानी मिल रहा है लेकिन हमने उसको स्टोर नहीं करा, हमने उसका प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं करा, तो क्या होगा, बाकी के 9 महीने जब बारिश नहीं हो रही है तो हम पानी की किल्लत को झेलते हैं। यही मूल कारण है देश में जलीय अभाव के, जिसे उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। तो पहला आपके पास सॉल्यूशन क्या आया कि प्रॉपर मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रबंधन करना पड़ेगा पानी के रिसोर्सेज का। ठीक है, स्वीडन के एक विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है। ठीक है, क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो तो रहा है हमारे कंट्री में, है ना। हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। देखो घरों के लिए तो पानी चाहिए ही है, हमें खेती में भी पानी चाहिए। सबसे ज़्यादा पानी इंडिया में जो है वो इरिगेशन के लिए ही यूज़ होता है। जल अधिक जनसंख्या अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही संचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। आप देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए तो वहाँ भी हमें जो है प्रॉपर पानी का मैनेजमेंट करना ही होगा। क्या करते हैं, देखो इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनाई जाती हैं, नहरें बनाई जाती हैं, उनमें पानी को संचित किया जाता है और उसके बाद पूरे साल उससे खेती की जाती है। तो एक तरीके से ये क्या है, आपको ये देखना है कि घरों के अलावा किस तरीके से जब खेती हमें करनी है तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट पानी का करना होगा। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। ट्यूबवेल आपने देखे होंगे, ठीक है, कुएं होंगे खेतों में जिनसे वो पानी अपने खेतों में इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, फ्यूचर में क्या होगा, इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल और नीचे चला जाएगा। क्यों, ट्यूबवेल पानी जमीन का ही पानी तो खींचता है ना। तो इतना ज़्यादा जब पानी जमीन में से हम यूज़ करेंगे खेतों में, क्योंकि एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत पानी तो नहीं लगता, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो उससे क्या है, जो भूमिगत जल का जो लेवल है, जो स्तर है वो और नीचे चला जाता है। ठीक है, और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। इंडस्ट्रियलाइजेशन
हर जगह होता है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, लोग गाँव से निकल कर शहरों में आने लगे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो जैसे अभी पिंकी ने बताया था कि फैक्ट्रीज में पानी की कहाँ कहाँ और कितनी आवश्यकता होती है, तो पानी की जो है रिक्वायरमेंट यानी कि पानी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, ठीक है। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs जिनको हम बोलते हैं, बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, यानी कि जो फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक पानी है, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वो एक स्केयर रिसोर्स बनता जा रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। देखो, पानी की डायरेक्ट तो रिक्वायरमेंट है ही है, दूसरा जो पानी से बिजली बनती है उस बिजली की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, ये बिना बिजली के तो चल ही नहीं सकते। तो पानी इनको डायरेक्टली तो चाहिए ही चाहिए है, इनडायरेक्टली बिजली के फॉर्म में भी चाहिए, ठीक है। और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से ही होती है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है उससे ही बिजली की आपूर्ति इन फैक्ट्रीज में, कारखानों में की जाती है। वर्तमान समय में भारत कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त करता है, यानी कि टोटल बिजली जितनी बनती है उसका 22% हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जो है यूज़ करते हैं। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इससे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। जिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और उसकी कमी होती जा रही है। आपने देखा होगा जगह जगह हर एक के घर में क्या है, जो है समरसीवर लगे हुए हैं। समरसीवर लगे हुए हैं तो उनको लगता है कि हमारे पास तो पानी की जो है खूब एक्सेस है, हम जैसे मर्जी चाहे वेस्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, टंकी भर जाती है, पानी वेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। अदरवाइज में लोग जो है अननेसेसरी पानी को बहुत घर धोते रहेंगे, गलियाँ धोते रहेंगे, मतलब उनको वैल्यू नहीं है पानी की। कि अगर आपके घर आपने अगर समरसीवर लगवाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही पूरा आपको राइट मिल गया, ज़मीन के नीचे जो पानी है उसके ऊपर सबका हक है, आपको इस तरह वेस्ट करने का हक नहीं है उस पानी को, ठीक है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता यानी कि पानी के रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी स्केर्सिटी बनी हुई है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। अब अभी तक तो हमने देखा कि पानी की कमी की वजह से क्या प्रॉब्लम है। अब हम देखेंगे कि जो पानी है वो पोल्यूट होने की वजह से पानी की स्केर्सिटी किस तरीके से उत्पन्न होती है, ठीक है। दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। आ गई वही बात क्या कि हम पोल्यूशन इस लेवल तक बढ़ाते जा रहे हैं, हर चीज़ को डंप कर देते हैं नदी नालों में, जिससे क्या है, पानी के रिसोर्सेज तो हैं हमारे पास लेकिन वो इतना पोल्यूटेड पानी है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वाटर बॉर्न डिजीजेज होंगे आपको, ठीक है। भारत की नदियाँ विशेषकर छोटी सरिताएँ जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं और बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है। इसमें संपूर्ण जीवन खतरे में है। ये स्रोत है द सिटीजन्स 5th रिपोर्ट CSE 1999 की, यानी कि कोई भी रिसोर्स भारत का ऐसा नहीं है जिसको आप शुद्ध कह सके, साफ कह सके, हर एक पॉल्यूटेड है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पायतंत्र को निम्नीकृत यानी कि डिग्रेड होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए संक्षिप्त प्रस्ताव लिखें। देखो, आप इतने जो है एडल्ट हो चुके हैं कि आपको पता है कि कहाँ कहाँ आप पानी को वेस्ट कर देते हैं या कहाँ आपके आसपास के लोग हैं जो वो पानी को जहाँ पे वेस्ट कर देते हैं या फिर
पॉल्यूट कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप इतने प्रूडेंट हैं कि इस बारे में सोच सकते हैं और अवेयरनेस भी फैला सकते हैं अपने आसपास, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। अब हम देखते हैं कि क्या क्या एफर्ट्स हो चुके हैं इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट की ओर से। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, बचाएं कैसे उसको और उसका मैनेजमेंट कैसे करें। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेखा दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और गहरी और नहरों जैसे उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिन में बांध बनाए हैं। डैम आपको पता है कि कितने ज़्यादा हम लोग बनाते जा रहे हैं पहले के समय से ही, ठीक है। बांध जो परियोजनाएं हैं हमारी कितनी लार्ज स्केल पे चल रही हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। ईसा के 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। यानी कि जब जब जल नदी में बाढ़ आती थी तो उस पानी को जो है संरक्षित करने के लिए एक संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। आप अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। कृत्रिम झील मतलब जो कि ह्यूमन मेड है, नेचुरली नहीं बनी है बल्कि खुद हम लोगों ने, इंसानों ने बनाया है उसको। तो ये कब बन गई थी? 11वीं शताब्दी में बन गई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। ये तो आपने सबने पढ़ा होगा, 7th 8th की क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायता करते हैं। बांध क्या होते हैं? देखो, डैम्स समझते हैं हम इसको। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। क्या करते हैं हम? पानी फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं जिससे कि पानी रुक जाता है, उसके ऊपर बांध बना देते हैं। जो वो रुका हुआ पानी है बाद में उसको नहरें को थ्रू, चैनल्स के थ्रू, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको खेतों तक पहुँचाते हैं और वो सिंचाई के काम आता है, ठीक है। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, मछली पालन भी है। यानी कि सिर्फ खेतों तक पहुंचाते ही नहीं है उस बांध के पानी को, बल्कि आजकल क्या है, बिजली भी बना रहे हैं उस पानी से और उद्योगों में भी पहुंचा रहे हैं। उसके बाद पर्यटन को बढ़ाने के लिए नौकायन करते हैं, मछली पालन किया जाता है फिर बांध के बना के, ठीक है। तो बहुत सारे यूसेज आजकल जो है बांध के हो रहे हैं, जिनको हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है, जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास तहसील में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों की काम आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है, यानी कि बाढ़ से बचाने के लिए भी है और साथ ही साथ खेतों को पानी पहुंचाने के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, दोनों के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। बांध बहते हुए जल को रोकने, दिशा देने का बहाव या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, ठीक है। जल क्या होता है, नदी के बीच में एक वॉल बना देते हैं हम, जिससे पानी रुक जाता है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, ना कि किसी इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता रहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबद्ध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध, उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपको समझ में आया कि बांध हम बेसिकली कहते हैं किसको, जब हम एक कंस्ट्रक्शन बना देते हैं, उसके बाद जब पानी रुक जाता है, रुकने के बाद वो एक तरीके का तालाब जो बन जाता है, जिसको फिर हम आगे फर्दर सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका बांध होता है। बांध जो है अलग अलग तरीके का हो सकता है, उसकी डिटेल आपको बताई है कि किन किन तरीकों का बांध हो सकता है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन
उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। यानी कि ये माना जाता है कि जो डैम्स हैं, डैम्स हमारे लिए देखो मल्टीपर्पज़ तो है ही, आपने देखा कि कितने सारे यूसेज हैं, तो इतने सारे यूसेज होने के कारण हम जल को जो है ऐसे ही बह के वेस्ट होने से बेहतर है कि हम उसका जो है प्रॉपर मैनेजमेंट करें और उसका एक अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है।